नमस्कार दोस्तों, पंच ऋषि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या आज फिर से हिंदी के शानदार प्रश्न लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। पिछली क्लास में हमने वर्णमाला के चैप्टर को अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने वर्णमाला को कैसे याद करते हैं, उसमें अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, बहुत सारे क्वेश्चंस को याद करने की टेक्निक देखी थी कि हम उसको कैसे याद कर सकते हैं लंबे समय तक। आई होप आप सभी ने वो क्लास देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आज ही उस क्लास को देखें, क्योंकि हमारी उस क्लास से ही आगे की क्लास जुड़ी हुई है। वैसे मैं आज भी याद करने का आपको तरीका बताऊंगी, मगर उसमें मैंने सब कुछ बता दिया था कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं इजीली। आज हम कुछ और क्वेश्चंस के माध्यम से अपने इस वर्णमाला के चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अब देखिए, मैं आपको संयुक्त व्यंजन पिछली क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए मगर मैं आज भी बताऊंगी, उस क्लास को ज़रूर देख लें आप। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो आप बताइए कौन सा संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन बी, या। या जो होता है हमारा संयुक्त व्यंजन होता है। देखिए, ये लिख रहे हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ, श्रेय। अब देखिए, छ जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें से पूछा होगा छ किन व्यंजनों से मिलकर बना है। तो अब आप देखिए, क हलंत वाला और शा को मिलाकर छ बनता है, और त्र, ता हलंत वाला और रा को मिलाकर त्र बनता है, ज्ञ, जा और इया को मिलाकर ज्ञ बनता है, श्रमिक छा और रा को मिलाकर श्रमिक बनता है। अब आप बताइए कि कैसे इसको आप याद करेंगे। इसलिए आप इसको अपने पास नोट करके रख लें, कॉपी पेन पर, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, और देखिए, एक बार आप इसको याद कर लेंगे तो ये हमेशा याद रहेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, मैंने आपको चार्ट दिखाया था, उसमें था कि मैंने सारे आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे और उनका स्थान बताया था कि वो कैसे कैसे बोले जाते हैं। अब मैं दंते आपको बता देती हूँ। दंत, ये देखिए, ता वर्ग हमारा दंत होता है। अब ता वर्ग में कौन कौन से नहीं आते हैं? अब ऑप्शन ए देखिए, ता, ना, फिर दा। तो हम कौन सा बचा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसमें टा नहीं आ रहा है जो मैंने लिखा है। देखिए, इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, दंते नहीं है पूछा है हमसे, तो कौन सा नहीं है? टा नहीं है। टा फिर कौन सा है? टा कौन से वर्ग के अंदर आता है? तो टा वर्ग आता है। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं उनको? अकारांत। अकारांत। कौन सा करेक्ट है इसमें? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये आ गया। छ वर्ण किसके योग से बना है? भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए इसमें कौन सा करेक्ट हो गया इसमें? ऑप्शन ए। का और शा को मिलाकर छा वर्ण बनता है। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कर लीजिए, में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कितनी होती है? मैं आपको इसके माध्यम ये लिख रहा है पूरा हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले तो हमें वर्णमाला याद होनी चाहिए। तो ऐसा होता है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वर्णमाला को भूल जाते हैं। अगर हमें कंपटीशन अगर फाइट करनी है तो हमें ये वर्णमाला को बहुत अच्छे से याद करना है, ताकि हमें पूरे वर्ग याद हों कि का वर्ग में कौन सा आता है, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा वर्ग में। और फिर इसके साथ साथ हमारे देखो अन्य व्यंजन भी हैं, अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। अंतस्थ ऊष्म है, श श स है। संयुक्त व्यंजन मैंने अब आपको बताए थे, आगत। दीर्घ स्वर कौन से हैं, ह्रस्व स्वर कौन से हैं? देखिए हमारे इसमें स्वर दिए हुए हैं, कितने हैं? गिन लीजिए इनको। देखिए कौन सा करेक्ट होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अभी आपको स्वर दिखाए थे मैंने चित्र में, तो स्वर हमारे कौन सा नहीं है इसमें? बाकी तीन तो स्वर हैं। ये ये स्वर नहीं है, ये हमसे नहीं है पूछा। और ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? चा वर्ग के। कौन से वर्ग के? चा वर्ग के। और चा वर्ग बोला कौन से स्थान से जाता है? तो इसको भी याद रख लीजिए, तालव्य या फिर तालु, चा वर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? अब देखिए टा वर्ग हमें पूरी वर्णमाला अगर हमें याद होगी तो हम एक कुछ ही सेकंड्स में इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। टा वर्ग नहीं है। अब बताइए कौन सा नहीं है टा वर्ग? ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि घा जो होता है वो किस में आता है? का वर्ग में। और का वर्ग बोला किससे जाता है? कंठ से। तो गया इसका करेक्ट आंसर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? कितनी है? ऑप्शन सी, 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब पश्च स्वर की बात, क्या होते हैं पश्च स्वर? अब देखिए ये हमें पता होना चाहिए। जब हम ये पश्च स्वर किसका भाग है? जीभ के प्रयोग के आधार पर बोले जाने वाले स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर जो बोले जाते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता देती हूँ।
ये होते हैं अग्रस्वर। आता है स्वर। तो सिर्फ ये आता है आ। पश्च स्वर। यही हमसे पूछा कौन कौन सा। अब आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसमें। हमें साफ साफ दिख रहा है पश्च स्वर में, ये दिख रहा है। कौन सा करेक्ट हो गया हमारा। ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सा पश्च स्वर है। आ। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। अयोगवाह। अयोगवाह है। देखिए अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। मैं इसको लिखवा देती हूँ, ये करेक्ट हो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विसर्ग। अयोगवाह में दो आते हैं, विसर्ग और अनुस्वार। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा ध्वनि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए। मैंने आपको बताया था। चा पहले तो देखिए कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है। छा कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है। चा वर्ग के। और चा वर्ग किससे बोला जाता है। तालव्य से। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। चा वर्ग के अंतर्गत छा आता है, चा छा जा जा ये। तो ये हो गया तालव्य। कि नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी हमने चार संयुक्त व्यंजन देखे थे, तो कौन सा नहीं है। ये भी है, ये नहीं है। ऑप्शन बी। अच्छा। तालव्य व्यंजन। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। हमारा पूरा चावर क्या होता है, तालव्य होता है। हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टावर कौन सा होता है, वो भी देख लेते हैं हाथ के हाथ। मूर्धन्य। टावर क्या होता है हमारा, मूर्धन्य। और तावर क्या होता है हमारा, दंत है। पावर पोस्ट है, पोर्ट से बोले जाने। ये हमारे कंठ वर्ग मैंने आपको अभी बताया ही था। का वर्ग हमारा कंठ होता है, तो पांचों वर्ग हो गए। क्वेश्चन नंबर 14। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चार्ट दिखाया है, उसमें दिया है जिसमें मैंने वर्णमाला लिखी है। यह र ल व भी इसमें लिखा हुआ है। मैंने तालव्य भी आपको बताया है, ओष्ठ भी बता दिया। ऊष्म
लीजिए ऊष्म। अच्छा। है। चार होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। यार अलावा क्या होते हैं हमारे? अंतस्थ व्यंजन। ये हमारा क्विक रिवीजन है। कोई भी एग्जाम हो, हमें एक बार हमें याद कर लेना है, फिर ये हमेशा हमें याद रहने वाले। हमें पता होना चाहिए एकदम से ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। और वर्ग याद कर लेंगे, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। और ऐसे ही हमारे वर्ग याद हो जाएंगे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। पांच वर्ग हो गए। और पिछली क्लास में मैंने अल्पप्राण महाप्राण याद करने, सघोष अघोष याद करने की टेक्निक बताई है, तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा। ये आपका चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है किससे? देखिए कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में, ऐसे ना पूछ के परिभाषा दे देता है। उसमें पूछेगा जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं। जब हमें पता होगी परिभाषा तभी हम लगा पाएंगे। इसलिए इस परिभाषा को भी लिख लेना कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, अभी मैंने आपको परिभाषा बताई है, नाक और मुंह। ठीक कर लीजिए, मुंह तरह की गलती है, तो ठीक कर। और एक और आती है परिभाषा, ये भी आ जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है तो हम कहते हैं उन्हें निरुनासिक। क्या कहते हैं? निरुनासिक। ये दोनों परिभाषाएं आप याद कर लेना। नाक और मुंह से निकलती है तो अनुनासिक, और केवल मुख से निकले तो निरुनासिक। नेक्स्ट, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन पूछे तो किसी भी वर्ग के अंतिम अक्षर को हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, पंचम अक्षर को। लास्ट में आते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। कोई बात नहीं। कौन कितनी बताई थी मैंने अभी आपको? 11। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर जो बोले कौन सी ध्वनि होती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। आओ, ये होती है हमारी कंठोष्ठ ध्वनि। ऑप्शन बी दिया है, ये हम देख लेते हैं एक बार में। कौन सी है? कंठ तालु, कंठ तालव्य, ये होती है। का हमें बताइए, कंठ ध्वनि का मैंने भी आपको बताई थी, दंत, ये दंत हो। हमारे चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। कौन सा करेक्ट होगा इसमें?
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए इसमें लिख रहा है ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि हो गई। वर्ण जो होता है, फिर शब्द, वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनता है। फिर बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक पद बनता है। फिर पद को मिलाकर ही वाक्य का निर्माण होता है। तो ये भाषा निर्माण का सही अनुक्रम है कि हमारी भाषा का निर्माण कैसे होता है। देखिए आज का हमारा आखिरी सवाल, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि? इसमें टाइपिंग एरर है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, पार्श्विक से। तो ला किस प्रकार का है हमारा? पार्श्विक। उच्छिप्त, अब उच्छिप्त भी पढ़ लीजिए हाथ के हाथ। ये उच्छिप्त कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं। तो हमारे उच्छिप्त। तो हमारे क्वेश्चन आज यहीं तक। हमारी वर्णमाला का पूरा चैप्टर ये हो चुका है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको ऐसे ही कराए थे। आज हमने आगे के क्वेश्चन किए हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और ये क्विक रिवीजन के रूप में थी आपके लिए छोटी सी क्लास। अब नेक्स्ट सेशन में हम नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। आप अपना प्यार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कितनी अच्छी लगी और आपको कितना याद हो पाया इस क्लास के माध्यम। आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।